नमस्कार, अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। जगविंदर पटियाल आपको बताएंगे जम्मू में भिंडरावाले का पोस्टर हटाने को लेकर लगातार तीसरे दिन सिख दंगाइयों का उत्पात। तोड़फोड़ के बाद दंगाइयों ने एबीपी न्यूज की गाड़ी फूंकी। रक्षित सिंह के साथ देखिए खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता तय करने वाली सबसे बड़ी संस्था एफएसएसएआई ने देश में मैगी के उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक। नेस्ले कंपनी से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। राजन सिंह आपको बताएंगे मणिपुर हमले में बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया सेना की ऑपरेशनल नाकामी से हुआ हमला। मणिपुर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। और प्रशांत बताएंगे देर से आए मानसून ने पकड़ी रफ्तार। केरल पार कर कर्नाटक पहुंचा मानसून। कम बारिश होने की स्थिति में डीजल पर 10 रुपए की सब्सिडी दे सकती है सरकार। सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। जम्मू में भिंडरावाले के पोस्टर को हटाने पर हुआ बवाल और बढ़ गया है। दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीरें जम्मू पठानकोट हाईवे की हैं। सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं। सामने खड़ी है सेना की बख्तरबंद गाड़ियां। हिंसा के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बुधवार को जम्मू पुलिस ने आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर हटा दिया था, जिसके बाद से बवाल शुरू हुआ। सिख समुदाय के लोग 6 जून को शहीदी दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, इसलिए जम्मू में पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन पोस्टर हटाने के बाद लोग हिंसक हो गए। गुरुवार को पुलिस के साथ झड़प में एक शख्स की मौत भी हो गई। 6 जून 1984 को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाला को मार गिराया था। जम्मू में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस फायरिंग के बाद भड़की हिंसा की चपेट में एबीपी न्यूज के संवाददाता अजय बाचलू भी आ गए। इस वक्त जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं, स्कॉर्पियो गाड़ी, ये अजय बाचलू की थी। इस गाड़ी को पथराव के बाद आग के हवाले कर दिया गया और ये आग लगाई है यहाँ पर उस भीड़ ने, जिसको कवर करने के लिए अजय बाचलू यहाँ पर पहुंचे हुए थे कि जो शख्स गोलीबारी में मारा गया था पुलिस की में, उसका अंतिम संस्कार होना था। उस सिलसिले में अजय बाचलू यहाँ आए थे। इस गाड़ी से करीब 250 मीटर पीछे उस चौक पे खड़े थे। हमारे साथ पुलिस भी थी, पुलिस का दल बल था और हमने गाड़ी यहाँ पर सेफ जगह पर पार्क की थी। इतने में अचानक से उग्र भीड़ जो कि कल युवक मारा गया, उसका शव भी यहाँ से जा रहा था। उसके साथ करीब 100-150 लोग थे। उन्होंने जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस को देखा, उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। लाइव व्यू था हमारा, जिससे हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके पहले शीशे तोड़े और उसके बाद इस पूरी गाड़ी को आग के हवाले किया। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता तय करने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था एफएसएसएआई के ताज़ा आदेश के बाद देश भर में मैगी पर बैन। एफएसएसएआई ने मैगी ब्रांड के तहत 9 तरह के इंस्टेंट नूडल्स के उत्पादन और बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई ने नेस्ले इंडिया को आदेश जारी करते हुए कहा है कि नेस्ले ने प्रोडक्ट की मंजूरी लिए बगैर और बिना जोखिम और सुरक्षा का आकलन किए मैगी ओट्स मसाला नूडल्स बाजार में उतारा। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी एमएसजी के मामले में लेबलिंग कानून का उल्लंघन किया है। लिहाजा नेस्ले मैगी नूडल्स के 9 वेरिएंट्स की बिक्री, उत्पादन और आयात पर तत्काल रोक लगाए और बाजारों से इसके स्टॉक हटाए। एफएसएसएआई ने 3 दिन के भीतर नेस्ले इंडिया से रिपोर्ट मांगी है। मैगी विवाद की आंच विदेशों में पहुंचने पर मैगी बनाने वाली कंपनी के ग्लोबल सीईओ पॉल बुल्के ने दी सफाई। बुल्के ने दावा किया कि मैगी में कुछ भी हानिकारक नहीं है। Maggi noodles in India are safe for consumption. Over 1,000 batches of Maggi noodles have been tested in the last days. Some ingredients like groundnut proteins, like also onion powder and wheat flour, have or contain glutamate in a natural way, and as such may be present or are present in the product. But we do not add energy to the product as stated. Now, apparently it has led to confusion, and that's why we also decided to take from now the mention of no added energy from the label Maggi noodles back on the shelf as soon as possible.
नेस्ले इंडिया ने विवाद बढ़ता देख फिलहाल बाजार से मैगी नूडल्स हटाने का फैसला लिया है। हालांकि कंपनी का अब भी यही दावा है कि मैगी खाने में कोई नुकसान नहीं है। नेस्ले इंडिया के दावों के बीच पीएमओ ने स्वास्थ्य सचिव से मैगी पर रिपोर्ट देने को कहा है। मैगी के नमूनों में एमएसजी और लेड ज्यादा मात्रा में मिलने के बाद अब तक 12 राज्य इस पर बैन लगा चुके हैं। आज एमपी और बिहार में भी मैगी की बिक्री पर रोक लग गई है। मैगी विवाद की आंच विदेशों में भी पहुंच चुकी है। सिंगापुर और नेपाल मैगी पर बैन लगा चुके हैं। वहीं यूके ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने मैगी विवाद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर विस्तृत जांच की मांग की है। सोमैया के मुताबिक इस विवाद के पीछे साजिश भी हो सकती है। यह विषय में हमें लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। मैगी में गलती है तो नेस्ले ने देश की माफी मांगनी पड़ेगी और करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं है। किरीट सोमैया का कहना है कि मैगी विवाद पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 6 से 7 लेबोरेटरी की रिपोर्ट देखी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश आएंगे। दोनों देशों के बीच सीमा समझौता भी होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक दिन पहले ही बांग्लादेश आ पहुंची हैं। हालांकि कल वो प्रधानमंत्री के साथ होंगी। 2 दिन के इस दौरे पर भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा समझौता होगा। दोनों देशों के बीच 41 साल से सीमा को लेकर विवाद है, जो इस करार से खत्म होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी के कहने पर मोदी सरकार ने तीस्ता नदी का पानी साझा करने के मुद्दे को इस दौरे में शामिल नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिलने के अलावा वहां के विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगे। बांग्लादेश भारत बस सेवा और बांग्लादेश को डीजल सप्लाई करने जैसे करार भी इस दौरे में किए जाएंगे। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार के नमामि गंगे और जहाज चलाने के प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल। कहा, गंगा न तो टुकड़ों में साफ हो सकती है और न ही उसमें जहाज चल सकता है। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जाए। गंगा समुद्र में एक है। सरकार कहती टुकड़ों में साफ करो, जहाँ साफ कर दो वहाँ साफ करो, ऐसे होगी नहीं। कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी नदियों को जोड़ने की योजना से सहमत नहीं है। किसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन गडकरी की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि उन्हें भूगोल और भूगर्भ की जानकारी नहीं है। अब हमारे मित्र मंत्री जो कह रहे हैं गंगा में जहाज चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, लेकिन हाइड्रोडायनेमिक्स पता नहीं है। उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। गंगा में जहाज चलाने वाले प्रोजेक्ट पर मुरली मनोहर जोशी ने उठाए सवाल पर नितिन गडकरी ने नहीं दिया सीधा जवाब। गडकरी ने कहा, आधुनिक तकनीक से गंगा में जहाज चलाएंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए रोजगार का निर्माण करेंगे। सैंटिटी और पवित्रता को हम कहीं भंग नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और हम जो वर्ल्ड बैंक के इधर जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो वर्ल्ड में है, कि विदाउट बैरेज बनाकर हम 3 मीटर का ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे। उनका जो अनुभव है वो बताया है उन्होंने, और इससे हम भी एग्री करते हैं। जो जोशी जी ने कहा है, भारत सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि रेल मार्ग या सड़क मार्ग की बजाय जल मार्ग से माल ढोने का खर्चा काफी कम होगा, जिससे व्यापार वालों को भी राहत मिलेगी। हरियाणा में 6ठी क्लास से संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य करने की बात शुरू हुई है। हरियाणा के शिक्षा परिषद और हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर रामदेव की बैठक के बाद संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य करने की सिफारिश सरकार से की गई है। हरियाणा के शिक्षा परिषद और योग गुरु रामदेव के साथ बैठक के बाद इस बात की भी सिफारिश की गई है कि नैतिकता, योग और गीता को 1ली से 5वीं क्लास तक के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। ये बैठक हरिद्वार में रामदेव के आश्रम में 14 मई को हुई थी। न केवल हरियाणा में, सारे हिंदुस्तान में संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। अगर हमारा विद्यार्थी साइंस के साथ संस्कृत पढ़ लेगा तो सारे विश्व पर फतह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आवास में मौजूद आम के बगीचे की, जिस पर अब लालू यादव ने अपना हक जता दिया है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच आम लीची की लड़ाई में कूदे लालू यादव।
कहा, मुख्यमंत्री निवास में मैंने और राबड़ी ने लगाए थे पेड़, इसलिए पहला हक हमारा। आम लीची या कटहर है या बरहर है या जामुन है, फलनवा जामुन, ये सब मेरा और राबड़ी देवी का लगाया हुआ सिस्टम पर। तो पेड़ जो लगाता है वो नहीं खाता है, दूसरे के लिए होता है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के बगीचे में 24 पुलिस वालों का पहरा बिठा दिया है ताकि वो आम, लीची और कटहल नहीं खा सके। हालांकि नीतीश कुमार इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। अगर लालू जी लगाए हैं तो उनका हक है। वैसे भी अगर यहाँ हम हैं, अगर जरूरत हो, चाहे नीतीश जी को, चाहे लालू जी को, चाहे और मंत्रिमंडल के लोगों को, हम उनको आम और लीची भिजवा दें। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने पासपोर्ट फॉर्म में खुद को बताया भारतीय, लेकिन कैमरे के सामने पलटे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सईद अली शाह गिलानी अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज वो श्रीनगर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपनी पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी लेने पहुंचे थे। खास बात ये रही कि गिलानी ने पासपोर्ट फॉर्म में लिखा कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हैं, लेकिन बाहर आकर बोले कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा आपने? डॉक्यूमेंट्स में क्या है, वहाँ ये है कि मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। मैंने कहा कि नहीं, हम आई एम नॉट बाय बर्थ इंडियन। हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ से स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 70 साल से। दैट विल कंटिन्यू। 85 साल के सईद अली शाह गिलानी अब तक कश्मीर में अलगाव की राजनीति करते आए हैं। मणिपुर में सेना की काफिले पर हुए उग्रवादी हमले की शुरुआती जांच रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सेना के ऑपरेशनल नाकामी का नतीजा था, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में इस बात की तरफ साफ बताया गया था सैनिकों को कि इस इलाके में बड़ी संख्या में उग्रवादी कई दिनों से मौजूद हैं। सेना का जो 6 डोगरा रेजिमेंट, जो कि प्रशासनिक रेजिमेंट था और प्रशासनिक काफिला लेकर जा रहा था, जिसमें सैनिकों के लिए रसद के साथ साथ उनके वेतन को उन तक पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो उस पर हमले की साजिश के बारे में खुफिया जानकारी थी। लेकिन काफिला रवाना करने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी भी नहीं भेजी गई, और जब हमला हुआ तो उसके बाद जिस तरीके से उग्रवादियों ने इस तरीके हमले को अंजाम दिया, जिसमें कि 18 सैनिक शहीद हुए हैं, तो उसके बाद अब सरकार ने इस बात पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है कि म्यांमार से लगी सीमा पर बीएसएफ को तैनात किया जाए। हालांकि उग्रवाद से निपटने के लिए वहां पर असम राइफल्स की 11 बटालियन पहले से मौजूद हैं। पिछले 33 सालों में सेना पर सबसे बड़ा हमला। इस वक्त मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ ये हमला हुआ था गुरुवार की सुबह 8:15 बजे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर का इलाका है, ऊपर से हमला किया गया था। यहाँ पे बुलेट की जो गोलियाँ हैं, खाली खोखे हैं यहाँ पे गिरे हुए हैं। आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। सेना के अधिकारियों ने बताया कि हमले की घटना के बाद सेना की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया और इसमें एक उग्रवादी भी मारा गया। आप देख सकते हैं सामने बस्ती में आईईडी अभी भी यहाँ पर गिरा हुआ है। नौकरानी की हत्या और मारपीट के मामले में बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरी, वहीं पत्नी जागृति सिंह पर चलेगा हत्या का मुकदमा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को नौकरानी की हत्या और मारपीट के आरोप से बरी कर दिया है। हालांकि धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने का केस चलेगा। दिल्ली में 4 नवंबर 2013 को धनंजय सिंह के सरकारी आवास में नौकरानी का शव मिला था। धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह पर नौकरानी से मारपीट और हत्या का आरोप लगा था। धनंजय सिंह यूपी के बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। धनंजय सिंह का नाम इससे पहले भी कई सारे मामलों में सामने आ चुका है। गोवा में दिल्ली की 2 लड़कियों से गैंगरेप के मामले में राज्य के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर का विवादास्पद बयान। कहा, आरोपी है नादान। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट मेरे को लगता है कि गैंगरेप है, और माहिती मिलने के बाद में, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में वहाँ गोवा गवर्नमेंट और पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की है। टूरिस्ट थोड़ा भी मन में शक न करे कि गोवा में ऐसा वाला कभी होता है कि ये भी हुआ है। वो लड़के लोग हैं, वो नादान लड़के हैं,
और उसके ऊपर छोटे मोटे गुन्हे भी उसके ऊपर रजिस्टर है। गोवा में 2 दिन पहले दिल्ली की 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ था। देश में कम बारिश होने पर हालात से निपटने में जुटी सरकार। सूत्रों के मुताबिक कम बारिश से प्रभावित राज्यों को डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा है कि मानसून की बारिश की संभावित कमी से होने वाले नुकसान से निपटने को सरकार तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बारिश कम होने के हालात में सरकार आपात योजना बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार कम बारिश से प्रभावित राज्यों को 10 रुपए प्रति लीटर डीजल पर सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है। बिजली मंत्रालय उन इलाकों में ज्यादा बिजली देने की योजना बना रहा है जो कम बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बीज पर भी सब्सिडी देने पर विचार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और हर शुक्रवार मौसम और कृषि पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। आखिरकार आज खत्म हो गया मॉनसून का इंतजार। आज केरल में दाखिल हुआ मॉनसून। आज पूरे केरल में झमाझम हुई बारिश। केरल में आज झमाझम बारिश हुई। इसी के साथ केरल में मॉनसून के पहुंचने का ऐलान हो गया। छतरी लिए लोग सड़कों पर निकले। केरल में पहुंचे मॉनसून का असर कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ और कुछ इलाकों में यहां बारिश हुई। अब ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इस साल मॉनसून 30 या 31 मई के बीच में केरल पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि पिछले 3 साल से मॉनसून जून के पहले सप्ताह में ही केरल में पहुंच रहा है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले में पी कश्यप ने कमाल कर दिया है। साइना के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही है। पहले तो साइना नंबर 1 से नंबर 3 पर पहुंच गई और अब इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में हार। क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल चीन की वैंग जियान से 3 सेटों में 21-16, 12-21, 18-21 से हारी। 3 बार इंडोनेशिया ओपन जीत चुकी साइना तो हार गई, लेकिन पुरुषों के मुकाबले में पी कश्यप ने देश का नाम रोशन कर दिया। कश्यप ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चेन लॉक को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री ली। दुनिया के 12वें नंबर के खिलाड़ी कश्यप ने चीन के चेन लॉक को 14-21, 21-17, 21-14 से हराया। इस मैच से पहले लॉक ने कश्यप के खिलाफ 8 में से 7 मैच जीते थे, लेकिन इस बार कश्यप लॉक पर भारी पड़े। शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी जैसा कारनामा एक बार फिर हो गया है। ठीक 22 साल के बाद वेस्टइंडीज के लेग स्पिनर देवेंद्र बिशु ने ठीक उसी अंदाज में ब्रैड हार्डन को आउट किया। बिशु की इसी गेंद ने ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉर्न की याद दिला दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में बिशु ने ब्रैड हार्डन को वैसे ही बोल्ड किया जैसे शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के माइक गैटिंग को 22 साल पहले बोल्ड किया था। वॉर्न की ये गेंद बॉल ऑफ द सेंचुरी कहलाती है। इस बॉल ने लेग स्टंप के बाहर पिच होकर गैटिंग का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था। वॉर्न ने ये कारनामा 4 जून 1993 को किया था। 22 साल बाद 4 जून को ही बिशु ने हार्डन को उसी अंदाज में बोल्ड किया। अमेरिका के टेक्सास में चिकित्सा विज्ञान ने छुआ नया आयाम। कैंसर से पीड़ित मरीज की खोपड़ी का हुआ ट्रांसप्लांट। 55 साल के जिम बॉयसन को कैंसर की वजह से सिर में बड़ा घाव हो गया था, लेकिन टेक्सास के ह्यूस्टन मेथोडिस्ट अस्पताल के डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और इनके सिर के संक्रमित हिस्से को हटाकर किसी दूसरे शख्स की खोपड़ी इनके सिर में जोड़ दी। इस जटिल ऑपरेशन को 1 दर्जन डॉक्टरों और 40 दूसरे चिकित्सा कर्मियों की टीम ने 15 घंटे में अंजाम दिया। दुनिया में पहली बार खोपड़ी की हड्डी को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। हालांकि जिम बॉयसन के लिए खोपड़ी किसने दान दी, इसका खुलासा नहीं किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जिम बॉयसन अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।